मैं आमोद सर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक, एक थोड़ा सा एक पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं अब आपको। ठीक है, पॉलिटी में एक बच्चे आजकल एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात मैं फर्स्ट आपको जो है, सबसे पहली बात, संविधान में जो है एक चीज लिखी गई है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। अमूमन क्या करते हैं सारे बच्चे, सबको महाभियोगी समझते हैं। लेकिन अगर मैं संवैधानिक बात, देखो व्यवहारिक और संवैधानिक बात, व्यवहारिक और संवैधानिक बात बिल्कुल अलग होती है। देखो, अगर पॉलिटी पढ़नी है ना आप लोगों को, पॉलिटी में शब्दों का खेल अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको। अगर आप शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह नहीं समझ पाए तो पॉलिटी आपको समझ में कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला जो है आपका, देखो महाभियोग जो है आपका, इम्पीचमेंट जो आप अभी अधिकतर जो है सुनते रहते हो, याद रखना अगर मैं संविधान की बात करूं ना, तो महाभियोग सिर्फ एक व्यक्ति पर लगता है, एक पद पर लगता है। वो कौन है? आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगता है, ये चीज तो आप क्लियर कर। ठीक है, आर्टिकल जो है 61 जो है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, आर्टिकल 61 जो है, वो एक क्लियर कहता है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगता है। अब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, ये बेसिक से चीजें। देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है पेपरों में हम बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। हमें लगता है यार कि पॉलिटी बहुत टफ है। पॉलिटी टफ नहीं है, पॉलिटी बहुत इजी है। लेकिन अगर आपने शब्दों का इधर से उधर का प्रयोग किया तो वहां से आपकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है, मैं वो चीजें बता रहा हूं, पहले इसको क्लियर समझ लो। देखो, सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कैसे होता है, क्या होता है, कैसे शुरू होता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है, वो पहले होता क्या है, क्या उसमें होता है, क्या वो स्टार्ट होता है। याद रखना, अगर राष्ट्रपति ने संवैधानिक उल्लंघन किया है, क्या किया है आपका, संवैधानिक उल्लंघन। अब संवैधानिक उल्लंघन को क्लियर नहीं है संवैधानिक उल्लंघन होता क्या है। अब संवैधानिक उल्लंघन तो आप कुछ भी ले सकते हो, उसने कुछ भी किया है, कोई गलत कार्य करा है या कोई गलत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, तो हम संवैधानिक उल्लंघन करते हैं। वो शब्द की परिभाषा क्या है, उसको ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप व्यवहारिक तौर पे देखो, उसने कुछ गलत किया है बस। अगर राष्ट्रपति ने संवैधानिक उल्लंघन किया है तो उसको जो है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो है आपका जो है अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर उसके पद से उसको हटा देती है। ये एक छोटे सा बेसिक से एक लाइन है कि राष्ट्रपति को आप ऐसे हटाओगे। तो ये तो आपका ये चीज है। अब हटाएंगे कैसे, क्या उसका प्रोसेस है? सिंपल सी बात है। देखो, बेसिक सी चीज, छोटी सी चीजें हैं। पहला पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो है राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं। तो याद रखना, राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। क्या होते हैं आपके सदस्य, सभी सदस्य शामिल होते हैं। यानी इसका मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत इक्वल टू होता है आपका सभी। ये तो आपको नहीं पता होगा, धीरे धीरे करके मैं आपको लेक्चर देता रहूंगा। तो आपको पता ही है कि इस समय लोकसभा का जो एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत होते थे 2 सदस्य, वो हमने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। संसद ने जो है, कौन सा संविधान संशोधन है, लेटेस्ट ही संविधान संशोधन हुआ था, 104 संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या हुआ था, ये आरक्षण समाप्त हो गया था। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत तो करता ही है राष्ट्रपति, है ना, तो वो तो रहेंगे रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि महाभियोग में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। निर्वाचन मंडल आपको पता ही है, निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, वहां पर तो लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना यहां पर विधानसभा नहीं आती है। प्लस एक एक्स्ट्रा क्या अंतर है कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य आते हैं। वहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ निर्वाचित आते थे, यहां पर क्या आते हैं, दोनों आते हैं। तो यानी हम उसको क्या लिख देंगे, आपका सभी सदस्य। वही वही बात जो मैं आपको कह रहा हूं, शब्दों का फेर। हमें पॉलिटी में शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए कि बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दूसरी बात आपका जो है, इसमें जो है निर्वाचित मनोनीत, जो मैंने आपको बता दिया, ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अब प्रोसेस कैसे। देखो, सबसे पहली बात,
ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशियल। ये क्या है? एक आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सेमी जुडिशियल प्रक्रिया का मतलब ये है कि संसद का कार्य होता है कानून बनाना, लेकिन इस समय वो न्याय कर रही है कि राष्ट्रपति को उसके पद पर रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ये आपका एक क्या है? एक सेमी जुडिशियल आपका सिस्टम, आपका जो है प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक क्या है? प्रक्रिया है। अब क्या होता है? ये क्वेश्चन अभी आपके जो उत्तराखंड के नायब तहसीलदार अधीनस्थ आयोग के जो पेपर में क्वेश्चन आया था, और 90% बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि शब्दों का मतलब वो तो बस रट रहे हैं ना, समझ तो नहीं रहे, पहले समझना है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो प्रक्रिया का स्टार्ट कैसे होता है? देखो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा की, ये तो मैंने आपको बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले कौन सा सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेगा? तो इसका आंसर है कोई सा भी, यानी आपका लोकसभा भी शुरू कर सकती है और राज्यसभा भी शुरू कर सकती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। अब आगे का प्रोसेस इसमें यह है कि अगर प्रस्ताव चाहे लोकसभा से गया है चाहे राज्यसभा से गया है, उसके 1/4 सदस्यों का, उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। याद रखना, इसमें सिग्नेचर होते हैं। 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को एक लेटर भेजेंगे 14 दिन पहले, और उसको कहेंगे कि भैया आप पे ये आरोप लगा है, आपने ये उल्लंघन किया है, और हम आप पर हटाने की जो प्रक्रिया यानी महाभियोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। 14 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाता है। 14 दिन बाद जिस सदन से ये पत्र गया है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, वहां से इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है, कुल सदस्यों का। याद रखना, यहां पर उपस्थित मतदान कुछ नहीं चलता, यहां पर चलता है कुल सदस्य। कुल का मतलब जितने सदस्य, कुल सदस्य हैं। अगर मैं एज एग्जांपल बोलूं, आज लोकसभा में अगर 543 सदस्य हैं तो उसका 2/3। अब कितने आए, कौन आए, उससे कोई मतलब नहीं, 2/3 बहुमत से पास होना है। फिर ये प्रस्ताव जब एक सदन से पास होगा तो ये फिर अगले सदन में जाएगा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति दूसरे सदन में या तो खुद जाए या अपने द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति को भेजे और दूसरे सदन को बताए कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो गलत लगे हैं। वो उनको बता सकता है, उसको पूरा हक है उसको बताने का। वो उसकी बात को सुनेंगे, उनकी बात को पूरा सुनेंगे, उसके बाद वो वोटिंग वहां पर शुरू हो जाती है। वहां पर वोटिंग शुरू होती है। अगर वो वहां से भी 2/3 बहुमत से पास हो जाता है कुल सदस्यों का, तो ये दोनों सदन से पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। और जब ये आपका दोनों सदन से पास होगा तो इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे देना होगा? उपराष्ट्रपति को देना। तो ये राष्ट्रपति की एक महाभियोग की प्रक्रिया है जिसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखो गलती कहां पर हुई। अभी आयोग जो है नायब तहसीलदार का जो आपका उत्तराखंड में पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। ऑप्शन में 1/4 भी था, ऑप्शन में 2/3 भी था। बच्चों ने चुपचाप सीधा 2/3 में गोला भर दिया, उन्होंने सोचा कि हम सही हैं। लेकिन याद रखना, अगर हस्ताक्षर पूछा है तो 1/4 का हुआ। ये तो वोटिंग हो रही है, ये तो क्या हो रही है? वोटिंग हो रही है। हस्ताक्षर तो यहां हो रहे, तो सिंपल सा वर्ड है, हस्ताक्षर था तो उसका आंसर क्या होना था? 1/4 होना था। ये गलती बहुत भारी पड़ती है। जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, अगर वो आप गलत कर रहे हो ना पेपर में, तो वो भारी पड़ती है। ये होता है। कई बच्चे 1 नंबर से बाहर होते हैं, कई बच्चे 0.25 से बाहर होते हैं, कई बच्चे 2 नंबर से बाहर होते हैं। क्लियर हो गया? वो यही सोचते हैं कि यार कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, आप पेपर को अच्छी तरह पढ़ ही नहीं रहे हो। तभी बोलते हैं कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो बाकी बातें तो होती रहती है। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है,
मुझे लगता है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग क्लियर हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का जो भी महाभियोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, जो मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, ये सारी प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया, अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया, एक सेमी जुडिशियल, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां, कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। कितने सदस्यों के सिग्नेचर चाहिए, कितने से बहुमत पास होना चाहिए, पहले कौन सा सदन उठाएगा, बस यही तो है, बाकी खत्म। तो ऐसे ही हमने हर चीज को पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रोसेस है अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और ये याद रखना, अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है कि जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। कोई भी राष्ट्रपति पर अभी ये प्रक्रिया शुरू नहीं। तो ये आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर कुछ क्लियर और करना है तो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे बेफिक्र होके पूछ सकते हो। अब आगे का जो है, अब क्या होता है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मेरी राइटिंग थोड़ा साफ नहीं है लेकिन आप मेरी आवाज तो सुन ही रहे होंगे, उस पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, सीएजी हो गया, आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त सेंट्रल का, केंद्र का, है ना, जो आपका निर्वाचन आयोग का होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त में अंतर होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। और दूसरा आपका जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, जो पंचायती चीज पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, पंचायती सिस्टम नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा लेंगे, वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त, इन सब की प्रक्रिया एक ही है। इन सब की प्रक्रिया क्या है, एक है। अमूमन व्यवहारिक तौर पे हम इन सबको महाभियोग की प्रक्रिया ही कहते हैं। नॉर्मली किताबों में देखा होगा आपने, किताबों में देखा होगा, लेकिन एक चीज याद रखना, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है। संवैधानिक की बात करूं अगर मैं, तो महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर लगेगा। यह एक हटाने की प्रक्रिया है। ये क्या है, एक आपका हटाने की प्रक्रिया है। और इन सबको पेपर में आएगा, इन सबको कौन हटाता है, राष्ट्रपति। इनको कौन हटाता है, सभी को राष्ट्रपति हटाता है। और राष्ट्रपति कैसे हटाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, अमूमन आपको पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो इन सबको राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिश से हटाता है। तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा आपका जो है बहुमत हासिल करेंगे, तब उसको हटाएंगे। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। इन सब की प्रक्रिया एक है, याद रखना। वापस बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग का, और ये राज्य चुनाव आयुक्त राज्य चुनाव आयोग का, इन सबको हटाने की प्रक्रिया से। अब इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है। पहला क्वेश्चन कि ये प्रस्ताव वापस, वही ये प्रस्ताव कहां से उठाया जाता है, तो याद रखना, ये प्रस्ताव लोकसभा से भी उठाया जा सकता है और राज्यसभा से भी। देखो वहां पर तो था संवैधानिक उल्लंघन, यहाँ वो तो संविधान का, वो तो संविधान में वर्णन है। ये है कि अगर कोई साबित कदाचार हो या असमर्थता हो तो उस आधार पर यह हटाने की प्रक्रिया है। तो इसमें यह है कि आपका जो है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन ये प्रस्ताव को क्या करता है, उठा सकता। अगर लोकसभा से यह प्रस्ताव है तो कम से कम 100 सदस्य, अगर राज्यसभा से यह प्रस्ताव है तो कम से कम 50 सदस्य। वापस वही, लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी को एक पत्र देंगे जिसमें लिखेंगे कि हम इस व्यक्ति को इस आधार पर उसके पद से हटाना चाहते हैं। पीठासीन अधिकारी लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति। अब क्या हुआ, इन्होंने प्रस्ताव दिया तो पहली पावर तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही है
कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उसको लगेगा कि यार हाँ ये आरोप सही है, क्योंकि भैया उसकी तो इमेज जा रही है ना। तो पीठासीन अधिकारी को लगता है कि यार कि यस, कि हाँ ये देखो मैंने कहा कि ये संविधान हर एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है आजकल लोग लगे हैं तैयारी करने में, तर्क सिलेक्शन नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा सिलेक्शन कहां से हो रहा। देखो आप कहीं से भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, आप यूपीएससी, आप स्टेट, आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो, एक चीज याद रखना कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। पेपर में यही आता है, पेपर में कोई बाहर नहीं आता, पेपर में कुछ नहीं आता, ये नहीं कि कुछ बाहर की चीजें आ जाए। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका सिलेक्शन आपकी पहचान। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बेसिक सा। अब पीठासीन अधिकारी का पावर है कि प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो आगे ये प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तो अगला स्टेप आगे बढ़ेगा। तो अगला स्टेप क्या है, अगर पीठासीन अधिकारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तब एक 3 सदस्यीय पैनल बनता है। कितना सदस्य पैनल बनता है? 3 सदस्यीय पैनल। उसमें एक होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। भैया क्यों? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश भी तो एक न्यायाधीश है, उस पर भी तो हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो भी इन दोनों में से है वो एक होगा। दूसरा कौन सा होगा? किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मेरे थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूं, आवाज आ रही होगी, आप समझ जाओ, समझना मेन है। और तीसरा होता है आपका प्रतिष्ठित न्यायवादी, प्रतिष्ठित न्यायवादी जो न्याय को जानने वाला हो। अब ये 3 सदस्य क्या करेंगे? उसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। अब ये पैनल जब उसकी जांच करेगा तो अगर पैनल उसको जांच में दोषी मानता है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और पैनल ने कहा कि नहीं भैया आरोप गलत है, इस पे ये आदमी सही है, ये तो भगवान राम है, आपने क्यों इस पे आरोप लग रहे हो? तो अगर उन्होंने उसको कहा कि कोई आरोप इस पे नहीं है, ये आदमी सही है, तो आगे की प्रक्रिया खत्म, वो आदमी अपने जो है पद पर है। लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं ये गलत है और उसको पैनल ने जांच में दोषी माना तो ये अगला स्टेप आगे बढ़ेगा। उसके बाद जब उसने ये मान लिया कि ये क्या है, जांच में दोषी है, तो फिर अगला जाएगा स्टेप। अगला स्टेप क्या है कि अगर उसने उसको जांच में दोषी माना तो इस वाले प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा, जो दोनों सदन है, जो उसके लोकसभा राज्यसभा द्वारा उपस्थित प्लस मतदान, ठीक है, उपस्थित प्लस मतदान का 2/3 और दूसरा सदन का बहुमत, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इसमें। सदन का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान का 2/3, उपस्थित मतदान का 2/3 और सदन के बहुमत से इस प्रस्ताव को पास होना चाहिए। इस प्रकार अगर ये पास हो जाता है तो इस प्रकार हटाने की प्रक्रिया पूरी होगी और राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देगा। समझ गए? समझ गए? अगर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बहुमत का मतलब ये होता है, जैसे एज अ एग्जांपल, भाई ऐसा जैसे आप लोकसभा लेकर, तो लोकसभा का 543 है ना सीटें, तो सदन का बहुमत क्या होगा? बटे दो, यानी कितना हुआ आपका? आपका जो है 2 हो गया आपका 271 प्लस, आप उसको 272 ले सकते हो, 272 ही होगा ना। अब तो यही मानेंगे हम, है ना। तो यही हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही हूं मैं। तो 271 प्लस बहुमत होगा, तो बहुमत समझ गए। उपस्थित मतदान का मतलब जैसे इस 543 में से उस दिन 400 लोग आए, अब वोटिंग जो है, वोटिंग जब शुरू हुई 40 लोग बाहर चले गए,
40 आपका जो है जितने भी बाहर चले गए, क्या दिक्कत है? तो आपका 400 में से अगर जैसे मैं मानता 100 बाहर चले गए, चलो तो कितने बचे? 300। अब 300 का 2/3 क्या हुआ? 200 प्लस। अगर 200 प्लस ने यहां से इस प्रस्ताव को पास कर दिया तो देखो एक कंडीशन तो हो गई फॉलो, लेकिन बहुमत वाली कंडीशन फॉलो नहीं, यानी ये उपस्थित मतदान का 2/3 इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह समझ गए? समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो अगर आप ऐसे भी सिंपल समझ गए होंगे तो अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई और राष्ट्रपति ने जो है अपना राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटाएगा तो राष्ट्रपति, क्योंकि ये आपका जो है वो तो आपको बताइए कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? आपका राष्ट्रपति। तो कौन कौन समझ गए? राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट आर्टिकल 61 वो आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त, ये पांचों का हटाने का प्रोसेस। ठीक है, बाकी थोड़ा सा अगर मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका कंफ्यूजन हम दूर कर सके। अगर हो गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ होगा तो कभी भविष्य में कोई आपका जो आगे की क्लास चलेगी तो वहां पर इस चीज को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप एजुकेशन एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें, उसमें नई नई चीजें को हम डालते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज दे सकें।